नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की खेती के बारे में, क्योंकि अब धान की रोपाई का समय बहुत नज़दीक है और के किसान साथी रोपाई कर लिए जा रहे हैं। अलग अलग किस्मों का चुनाव करने के बावजूद किसान साथी चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा पैटर्न मिल जाए जिसके माध्यम से वो अपनी हर एक प्रकार की फसल या हर एक प्रकार की किस्म का अच्छे प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकें, ताकि उन्हें ज़्यादा रोग यहाँ पर देखने को ना मिले और उनके उत्पादन भी अच्छे हो सकें। साथियों, यहाँ पर सबसे अहम पार्ट होता है बेसल डोज डालना, और बेसल डोज से पहले भी हमें घोल बनाते समय कौन कौन सी दवाओं का चुनाव करना चाहिए, ये बहुत अहम सवाल होता है, हर एक किसान साथी से जानना चाहता है। साथियों, यहाँ पर घोल के समय पर फ्यूरी, फेराडोन या रीजेंट किसी भी एक साल्ट को आप चुन लीजिए। ये कीटनाशक होते हैं और इनमें से जिंक सल्फेट यदि आपके पास उपलब्ध हो तो 5 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम और यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ में आप बुझा हुआ चूना 12 किलोग्राम लेकर घोल बनाते समय आप बुरकाव कर दीजिए अपने खेत में और अच्छे से घोल बना दीजिए। यहाँ पर यदि कोई भी डोज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उसे आगे भी अपने खेत में दे सकते हैं। साथियों, जहां पर रोपाई करने का सवाल आता है कि धान में घोल बनाने के बाद आपने रोपाई करी है और रोपाई के समय बेसल डोज आपको कब से कब तक डालनी होगी, तो यदि आपने आज रोपाई करी है तो अब से लेकर 72 घंटे के अंदर एक डोज आपके धान के पौधे को ज़रूरी चाहिए होती है। और इसके बीच में आप 36 घंटे के समथिंग आप अपने खेत में जो भी खरपतवार नाशक लगाना चाहते हैं, जिसमें कि प्रीटिलाक्लोर लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाली जाती है, उसका स्प्रे आप ज़रूर कर दें। और 72 घंटे के अंदर एक पहली डोज, जिसे कि बेसल डोज कह सकते हैं, वो आप अवश्य अपने पौधे को दे दें, क्योंकि 72 घंटे में आपके पौधे की जड़ें धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देती हैं, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। साथियों, बेसल डोज में यहाँ पर किसान साथियों के अलग अलग मत होते हैं कि उन्हें क्या क्या बेसल डोज के अंदर डालना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 फॉर्मुलेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उनमें से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। बेसल डोज प्रति एकड़ के हिसाब से डालने के समय पर आप 35 किलोग्राम यूरिया खाद ले लीजिए, सागरिका आप 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और रीजेंट 6 किलोग्राम आप जरूर ले लीजिए। यदि आपने घोल बनाते समय रीजेंट डाल दिया है, आपने खाद 35 किलोग्राम लगाया हुआ है, तो आप 72 घंटे में इस खाद को ना लगाएं, ये आपको 8 से 12 दिन पर फिर लगाना होगा। जिन किसान साथियों ने घोल बनाते समय कोई डोज नहीं लगाई है, उन्हें बेसल डोज के अंदर ये खाद लगाने होंगे। साथियों, दूसरा खाद आप इस टाइप से भी चुनाव कर सकते हैं, जिसमें कि आप 35 किलोग्राम यूरिया खाद के साथ डीएपी 50 किलोग्राम ले सकते हैं, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम और रीजेंट 6 किलोग्राम। ठीक है। और यदि आप बेसल डोज को अलग तरीके से भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ सरसों की खली 25 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और रीजेंट 6 किलोग्राम डाल सकते हैं। ये 3 प्रकार की बेसल डोज आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पर कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमने 8 दिन से पहले कुछ नहीं लगाया है या 8 दिन से पहले अपने खेत में बेसल डोज डाल दी है, तो अब हमें 12 दिन तक क्या लगाना होगा। 8 से 12 दिन के खादों के बीच में अगर बात करें तो आप यहाँ पर 35 किलोग्राम यूरिया के साथ फेरस सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम ले लीजिए और सागरिका या जाइम किसी भी टाइप का हो उसे 6 किलोग्राम आप ले लीजिए। ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम इसके साथ मिक्स करके आप बुरकाव कर सकते हैं। ये डोज आपकी 12 दिन के समथिंग अपने खेत में डालनी होगी। यहाँ पर 8 से 12 दिन की डोज यदि आप दूसरे प्रकार से बनाना चाहते हैं तो यूरिया खाद 6 किलोग्राम और डीएपी 4 किलोग्राम का घोल बना लीजिए, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम इसी के साथ में घोल बनाकर, रीजेंट भी 2 किलोग्राम घोल बनाकर आप अपनी फसल को दे सकते हैं और इसे पानी के साथ में टोटी के ज़रिए से आप चला सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बेसल डोज से निकलते ही किसान साथियों के मन में सवाल उठता है कि अब हम 12 दिन के बाद में अपनी फसल का ट्रीटमेंट किस टाइप से करें, क्योंकि अभी जो पानी हमने लगाया होता है या खरपतवार की दवा लगाई होती है उससे हम ऊपर उबर चुके होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि पौधे में फुटाव हमारे में कितना आ रहा है और पौधा हमारा स्वस्थ है या नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ रोग दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि अब 15 दिन का समय आ चुका होता है और बकानी, उकटा या दीमक जैसे सिम्टम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपके खेत में इन तीनों में से कोई भी एक रोग दिखाई देता है तो आप पिप्रोनिल 5% 250 ml ले लीजिए और डेविल के नाम से थाइमोथॉक्सम 30% 250 ml आता है। आप 250 ml मिक्स करके एक स्प्रे लगभग 150 लीटर
लीटर पानी के साथ में मिलाकर कर दीजिए। इससे आपके खेत में बकानी 100% नियंत्रित होगी। उकटा रोग अगर है तो उकटा नहीं होगा, और दीमक यदि आपके खेत में होगी तो दीमक से भी आपकी फसल का बचाव यहाँ पर 100% होगा। साथियों, यहाँ बकानी को नियंत्रित करने के लिए फिप्रोनिल 5% बिल्कुल रामबाण चीज़ है। आप इसे मिक्स करके जब स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपके खेत में बकानी पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है और नए पौधों में बकानी के कोई भी सिम्टम्स यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे खेत में यदि बकानी हो चुकी है तो क्या हमें उन पौधों को उखाड़ देना चाहिए या काट के फेंक देना चाहिए? तो देखिए, आप अपने खेत में बकानी हुए पौधों को ना उखाड़ें ना काट के फेंकें। वो या तो स्वतः ही मर जाते हैं या फिर उन पौधों के बराबर से नए जो कल्ले फूट कर आते हैं उन कल्लों में अच्छी स्वस्थ बालियां खिल जाती हैं और अच्छे पौधे देखने को मिलते हैं। इससे आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होता और आपके पौधे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर दूर दिखाई नहीं देते। तो इस टाइप से आप बकानी का ट्रीटमेंट इसी डोज से स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर 21 से 28 दिन का समय जैसे ही आता है आपको लगाना होता है यहाँ पर तीसरे नंबर का खाद, और 1509 धान के लिए तीसरे नंबर का खाद यहाँ पर सबसे अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें अपने खेत में फुटाव इतना ज़्यादा चाहिए होता है कि हमें मिट्टी नीचे दिखाई ना दे, और इसके फुटाव को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर खाद 35 किलोग्राम लेना होता है। उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम यहाँ डालना होगा। कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम का मतलब होता है 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हमें इस कॉम्बिनेशन को मिक्स करना है। इसके साथ में हमें मिलाना होता है जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यहाँ पर यूरिया खाद के साथ कैल्शियम और जिंक तीनों को एक जगह मिक्स करके हम बुरकाव के माध्यम से लगाएंगे। और यहाँ पर बुरकाव के माध्यम से लगाने के बाद में हमारे पौधे की पत्तियों में जो ऊपर नोक पर पीलापन आता है या नोक जली हुई दिखाई देती है उससे हमें छुटकारा देखने को मिलेगा और हमारे पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। और फुटाव के लिए कैल्शियम क्लोराइड आखिरी उपाय होता है, आखिरी विकल्प को हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकालने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। साथियों, यहाँ कैल्शियम हमारे पौधे को और भी कई सारे पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है जिनके लिए हमारे पौधे को ज़रूरत होती है। साथियों, यहाँ पर कुछ समय के बाद जैसे ही हमारा पौधा 30 से 35 दिन पर पहुँचता है तो हमें पत्ता लपेट जैसे सिम्टम्स कुछ नज़र आने लगते हैं। तना छेदक सुंडी भी यहाँ पर दिखाई देने लगती है और पत्तियों में झुंडी नुमा रोग दिखाई देने लगते हैं। कई खेत जिनमें की क्षारीय मिट्टी ज़्यादा होती है उन खेतों में हमारे पौधे झुंडी नुमा हो जाते हैं, पौधे की जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा होता है और पत्ता लपेट के साथ में तना छेदक रोग भी हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। यदि इनमें से कोई भी रोग आपके खेत में दिखाई देता है तो आप इमीडा 250 ml ले लीजिए, सिर्फ पत्ता लपेट बीमारी को रोकने के लिए। पत्ता लपेट आपके खेत में है तो 250 ml इमीडा से उसे नियंत्रित कर सकते हो। यदि आपके खेत में तना छेदक सुंडी लगी हुई है तो इमीडा 250 ml के साथ डेविल आप 250 ml ले लीजिए। थाइमोथॉक्सम 30% में आता है, उसे मिक्स करके आप लगा लीजिए। यहाँ पर डेविल थाइमोथॉक्सम मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टमेटिक कीटनाशक है और ये पौधे के अंदर जाकर भी सुंडी को खत्म करने की क्षमता रखता है। साथियों, यहाँ पर अगर कोराजन आपको उपलब्ध हो सके तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोराजन से आप बहुत अच्छे से इस रोग को नियंत्रित कर पाओगे। यदि आपके पौधे के अंदर झुंडी नुमा रोग हो रहा है, पौधे की ग्रोथ ऊपर नहीं हो रही है और पौधा बढ़वार कम कर रहा है तो यहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ml लीजिए, कासुगामाइसिन 250 ml मिक्स करिए और ह्यूमिक एसिड 250 ml मिक्स करके एक स्प्रे दे दीजिए। आपके पौधे में लगे हुए झुंडी नुमा रोग को ये तुरंत नियंत्रित करेगा और पौधे के अंदर फुटाव बहुत गजब का देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब जो स्थिति आती है वो 35 से 45 दिन वाली होती है और यहाँ पर प्रति एकड़ डोज के बारे में हम सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या लगाना चाहिए, चूँकि पौधे की गोब में बालियाँ पनपने लगी होती हैं और हल्की जो बालियाँ होती हैं उनको यहाँ पर अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो साथियों, यहाँ पर हमें खाद बहुत कम करना होता है क्योंकि हमारा पौधा लंबाई पूरी ले चुका होता है और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूरिया खाद के रूप में यहाँ पर मात्र 20 किलोग्राम यूरिया खाद लेना होता है ताकि हम इसे समतल एक रूप में बुरकाव कर सकें। यूरिया खाद 20 किलोग्राम के साथ सल्फर 3 किलोग्राम WDG फॉर्म में लेना चाहिए प्रति एकड़ के लिए। उसके साथ में फेरस सल्फेट हम 5 किलोग्राम मिक्स कर सकते हैं और 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट के साथ यूरिया खाद में हम कोट करके उसका बुरकाव कर देंगे। साथियों, ये 35 से 45 दिन पर लगाई जाने वाली एक आदर्श डोज कहलाती है क्योंकि सल्फर इस समय पर हमारे पौधे को बहुत अच्छे
पोषक तत्व प्रदान करता है। चूँकि पौधे के दाने के अंदर जितने भी यहाँ पर मिनरल्स होते हैं, तेल या कंटेंट होता है, उसे बढ़ाने का काम सल्फर करता है, जिससे कि हमारे दाने में चमक आती है और दाना लंबा रहता है। साथियों, अगर हम यहाँ पर सल्फेट लगा देते हैं यानी सल्फर लगाते हैं तो हमारे पौधे के तने को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ ये हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनने वाले भोजन को भी बढ़ाने का काम करता है। साथियों, यहाँ पर अब हमारे सामने एक नई चुनौती होती है, क्योंकि बालियाँ गोम में आ चुकी होती हैं और यहाँ पर सफ़ेद बालियाँ, गर्दन तोड़ जैसे रस चूसक कीट या कंडुआ रोग से हम यहाँ पर ग्रसित होते हैं, या कोई भी एक रोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यदि इनमें से कोई भी रोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है तो हमें यहाँ पर लैम्डा 250 ml लेना होगा। उसके साथ में डेविल थाइमोथॉक्सम 30% यानी कि 250 ml मिक्स कर लीजिए और एक स्प्रे दे दीजिए। सफ़ेद वालियाँ अगर आ रही हैं तो ये तुरंत काम करेगा। गर्दन तोड़ अगर दिखाई दे रहा है तो उसमें भी काम करेगा। रस चूसक कीट अगर हैं तो उसे भी ये नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सक्षम होता है। कंडुआ रोग अगर आपको ये अपने खेत में दिखाई देता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप ले लीजिए, उसका 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में कंडुआ रोग से भी तुरंत निजात मिलेगी। साथियों, यहाँ पर जैसे ही हमारा धान 55 से 60 दिन पर पहुँचता है तो प्रति एकड़ डोज यहाँ पर हमें लगानी होती है, और प्रति एकड़ डोज के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर 0050 के साथ में बोरॉन मिक्स करना होता है। 0050 से 1 किलोग्राम के साथ बोरॉन 100 ग्राम मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिला के हमें स्प्रे करना है। और ये स्प्रे मात्र इसलिए करना होता है कि इससे 0050 हमारे पौधे में यहाँ मौसमी बदलाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। दाने में भराव ज़्यादा होता है और दाने का वजन बढ़ाता है। और साथियों, सीधे सीधे मैं अगर कहूँ तो 0050 और बोरॉन के स्प्रे के अलावा कोई दूसरी ऐसी दवा नहीं है जो हमारे धान के कलर को गोल्डन करती है। हमारे धान में जो गोल्डन कलर आता है निकल के, वो 0050 और बोरॉन से आता है। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें कि हमें कोई भी ऐसा कोई पेंट मिल गया है जिससे कि हमारे धान में चमक बढ़ जाएगी। चमक बढ़ाने के लिए सल्फर, पोटास और बोरॉन, ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे धान को बहुत गजब की चमक देते हैं। तो आप इस स्प्रे से अपने खेत में आखिरी स्प्रे देकर अपने खेत को बिल्कुल कोई भी दूसरे खाद लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पानी का ख्याल रखें और बालियाँ निकलने के बाद पानी अगर लगाते रहेंगे तो कोई रोग नहीं होगा जैसे आपको कोई भी समस्या हो। साथियों, यहाँ पर आपके धान का उत्पादन भी अच्छा होगा, चमक भी बढ़िया बनेगी। लेकिन एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप अपने खेत के रोग के हिसाब से ही दवा का चुनाव करके यहाँ पर लगाएं। ये ना सोचें कि हर एक खेत में या हर एक समय पर हमें हर एक दवा का चुनाव करके उसका स्प्रे करना है या बुरकाव करना है। मात्र आप तभी उस दवा का चुनाव करें जिस रोग के बारे में बताया गया है। यदि आपके खेत के सेम लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि मैंने बताए हैं, उनके लिए आप सेम दवा का चुनाव करके स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप अच्छे उत्पादन जरूर ले पाओगे। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। दूसरे किसान साथियों तक इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी दूसरे किसान साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।